नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आखिरी टाइप पढ़ेंगे। हमें उसमें पढ़ना क्या है आज के डेट में, हमें थ्योरीज़ के बारे में समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस पूरी हिस्ट्री जो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसमें किस किस तरह की थ्योरी केम फॉरवर्ड हुई है, आगे आई है, जिसमें से एक हम पहले पढ़ चुके हैं, वर्नर थ्योरी। आगे जाके आपको और दो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आपने पढ़ी है, एंड देन उसके बाद इसके लिए एक स्पेशल आएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। थ्योरीज ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज मी सार्थक सिंह रावत। और आप पोस्टुले देखिए अब आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। चलिए साथियों, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे लगती है या कैसे इसे एक्सप्लेन करती है। बहुत सारे पोस्टुले होंगे, देखो बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जो मेटल के ऑर्बिटल होंगे, क्या होंगे, मेटल के ऑर्बिटल, मेटल आयन के जो सेंट्रल मेटल आयन के जो ऑर्बिटल होंगे वो होने चाहिए खाली। पहली बात तो यह है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो लाइगेंड्स के ऑर्बिटल होंगे उनमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, मेटल के ऑर्बिटल होने चाहिए खाली, और लाइगेंड्स के ऑर्बिटल में या तो नेगेटिव चार्ज हो या कम से कम एक लोन पेयर हो। अब ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन की वजह से मिलेंगे, और अगर ये तीन थे तो अब 6 नहीं बनेंगे, 3 ही बनेंगे। ऐसे तो होता है, अगर ये 3 है मेटल के ऑर्बिटल और ये भी 3 है लाइगेंड्स के ऑर्बिटल, तो ये मिल के क्या बनाएंगे, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चलेगा और 6 चलेगा। 4 में 2 कन्फिगरेशन आपको पता है, एक होगी आपकी टेट्राहेड्रल और एक होगी स्क्वायर प्लेनर, और 6 में भी एक ही कन्फिगरेशन जिसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये सारी बातें हमें यहाँ पे समझनी है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑब्वियसली ये कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस, किस पे बेस है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग पे बेस है। ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे आयनिक बॉन्ड पे, आपको पता है वर्नर थ्योरी थी बेस, ये कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस है। इसके पोस्टुले देखो कितने प्यार से बना रखे हैं। पहला पोस्टुला है सेंट्रल एटम विल यूटिलाइज इट्स वैकेंट ऑर्बिटल टू मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लाइगेंड। अच्छा, क्योंकि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है तो ऑब्वियसली फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, लुईस एसिड के एटम और लुईस बेस के एटम के बीच में। लुईस एसिड का एटम कौन है, यहाँ मेटल होगा। लुईस एसिड वो होते हैं ना जिन्हें लोन पेयर की ज़रूरत होती है, तो मेटल है। और लुईस बेस कौन होगा, ऑब्वियसली आपके लाइगेंड हो गए, जैसे अमोनिया हो गया और आपके वाटर हो गया, ऐसे बहुत से हैं। तो पहला पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स को, वो डी ऑर्बिटल हो सकते हैं, पी हो सकता है, एस हो सकता है, तो अपने वैकेंट ऑर्बिटल को यूज़ करके वो लाइगेंड्स के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहेगा। कौन, सेंट्रल मेटल आयन या एटम क्या यूज़ करेगा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा। वो डी हो सकते हैं, एस हो सकते हैं, पी हो सकते हैं, इनर के हो सकते हैं, आउटर के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, और वो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करके हाइब्रिडाइजेशन में लाइगेंड्स के साथ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब जो रिक्वायर्ड एस पी डी ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के, मैंने बताया ना एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो जो रिक्वायर्ड एस पी डी ऑर्बिटल्स होंगे मेटल के, वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे लाइगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ। अगर लाइगेंड्स के ऑर्बिटल 3 हैं तो मेटल के भी 3 लेना, तो 3 और 3 6 नहीं बनेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 3 ही बनेंगे। मान लो मेटल के ऑर्बिटल हैं M1 M2 M3, लाइगेंड के ऑर्बिटल हैं L1 L2 L3, तो पहला जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा M1 L1, दूसरा बनेगा M2 L2, तीसरा बनेगा M3 L3। ऐसा भी हो सकता है कि M1 के साथ L2 हो जाए, L2 के साथ M3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 3 ही बनेंगे। तो द रिक्वायर्ड sp-d ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल विल हाइब्रिडाइज टू गिव इक्विवेलेंट एनर्जाइज एंड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। यहाँ हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, शेप की नहीं। ज्योमेट्री की मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला भैया अमोनिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और एक लोन पेयर, तो आपको पता है इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है। बट अगर हमें शेप देखनी है तो शेप क्या होगी, लोन पेयर को छुपा देंगे तो ये थोड़ा एच एच इधर बनते हैं, तो अगर आप इसे उल्टा विजुअलाइज करके देख पाएंगे तो ये पिरामिडल शेप बनेगी। बट यहाँ पे हमें ज्योमेट्री की ही बात करनी है, शेप की बात नहीं करनी है। तो आपको क्या बोला, मेटल्स के जो ऑर्बिटल हैं, चाहे वो S हो, P हो, D हो, F हो, वो लाइगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज होके हमें इक्वल क्वांटिटी के इक्विवेलेंट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स देंगे। बट ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री होगी, कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, कैरेक्टरिस्टिक हाइब्रिडाइजेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्पिन होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो 2 पोस्टुले आप अपने खून में बसा लो, क्या है, पहला सेंट्रल एटम विल यूटिलाइज इट्स वैकेंट ऑर्बिटल टू मेक कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लाइगेंड। सेंट्रल एटम अपने जो ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन ना हो, उनको यूटिलाइज करेगा और लाइगेंड के
ऑर्बिटल के साथ मिक्स होके हाइब्रिडाइज होके हमें क्या देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा लोन पेयर यूज़ होता है बच्चों, या नेगेटिव चार्ज। अब ये जो रिक्वायर्ड मेटल आयन के sp-df ऑर्बिटल्स हैं, एफ तो नहीं आएगा, ये क्या करेंगे, ये लाइगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइज होकर हमें न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट मतलब जितने पहले थे उतने ही अब भी हैं, इक्विवेलेंट एनर्जाइज ऑर्बिटल देंगे जिनकी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्री और आपकी स्पिन या पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो द रिक्वायर्ड sp-df ऑर्बिटल ऑफ मेटल विल हाइब्रिडाइज टू गिव इक्विवेलेंट एनर्जाइज एंड हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री, ये चीज़ें हैं। फिर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो, sp3 है, मतलब sb n वाला है और pb n वाला है, nf np3, तो ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। बट d अंदर का हो, जैसे 3d हो, 4s हो, 4p हो, तो ये इनर d ऑर्बिटल है, इसमें बनेगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर s बाहर का हो और p भी बाहर का हो तो टेट्राहेड्रल, d अंदर का, s बाहर का, p बाहर का, तो स्क्वायर प्लेनर। अगर क्या हो, s बाहर का, p भी बाहर का, तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। d अंदर का, s बाहर का, p भी बाहर का, क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और अगर s बाहर का हो, p बाहर का हो, d भी बाहर का हो तो ऑक्टाहेड्रल, या d अंदर का हो, s बाहर का हो, p बाहर का हो, ऐसे ही सीक्वेंस वाइज लिखे हुए एनर्जी के बेस पे, d अंदर का हो, s बाहर का हो, p बाहर का हो, तब ऑक्टाहेड्रल बनेगा। या s बाहर का, p भी बाहर का, d भी बाहर का, तब भी क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, d2sp या dsp2 जब भी होगा तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, d2sp2 या d2sp3, 3 4 5 6 तो आपका ऑक्टाहेड्रल, या sp3 d2 तब भी क्या बनेगा, आपका ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, जो d ऑर्बिटल्स या जो d ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल होंगे, वो कैसे भी ले सकते हो आप, इनर वाले भी ले सकते हो n-1d, या आउटर वाले भी ले सकते हो। इनर वाले मतलब जैसे आपने 3d ले लिया, 3d ले लिया, 4s ले लिया, 4p ले लिया, तो यहाँ पे d क्या है, इनर वाला है। बट अगर आपने ऐसे लिया 4s, 4p और 4d, तो यहाँ पे d कौन सा है, आउटर वाला है। तो d ऑर्बिटल्स के कोई से भी आप इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हो, इनर वाले भी और आउटर वाले भी। ठीक है, तो जो d ऑर्बिटल्स होगा अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, वो इनर d ऑर्बिटल भी हो सकता है, मतलब n-1d जो अभी आपको बताया 3d, या आउटर d ऑर्बिटल भी हो सकता है जिसको हम nd कहते हैं। अब ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर लाइगेंड में कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। बाइडेंटेट में 2 होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर वो 2 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। अगर OX वाला होगा तो 2 ऑक्यूपाई करेगा, अमोनिया वाला होगा तो मेटल का एक ही ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा। ये सारी बातें हमें पता रहती है। तो ईच लाइगेंड ऑर्बिटल मस्ट कंटेन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देन फाइनली जो एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं किसके, मेटल के, वो ओवरलैप कर जाते हैं फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड के साथ। लाइगेंड जो है उसके फिल ऑर्बिटल होंगे, मेटल का एम्प्टी होगा, दोनों ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वैसे ही चलेगा जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में चलता था कि हंस रूल के हिसाब से चलेंगे। पहले कम एनर्जी वाला हंस रूल पता ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पहले हाफ फील्ड भरेंगे फिर फुल फील्ड करेंगे। जैसे 5 हैं डी में, 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6 नहीं भरेंगे, गलत हो जाएगा। ये कैसे भरने हैं फिर, 1 2 3 4 5, पहले हाफ फील्ड फिर फुली फील्ड, 6 या तो यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6, सबकी एनर्जी बराबर है। बट कभी कभार हम स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के प्रेजेंस में, अब इसकी यही खामी है किसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ये बता नहीं पाता कि कौन सा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है और कौन सा न्यूट्रल है, मतलब मीडियम है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, वो हमें आगे बताएगी इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। बट अभी यहाँ छोड़ दो, इतना स्पेक्ट्रल सीरीज़ बताएगी। बट इतना याद रखना, हंस रूल को हम ब्रेक कर जाएंगे कब, जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पास में हो। अब समअप कर लो, समअप क्या है, सबसे पहले इन्होंने बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से इंटरेक्शन जो होगी किसकी, मेटल जो है ऑर्बिटल या मेटल आयन जो है, और जो हमारा लाइगेंड है, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो नेगेटिव हो। ऑब्वियसली मेटल यहाँ लुईस बेस नहीं होगा, लुईस एसिड होगा, और जो बेस है मतलब जो आपका अमोनिया है, वाटर है, वो लुईस बेस होगा। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन आयनिक नहीं है, कैसी है, कोवेलेंट इंटरेक्शन है, शेयरिंग वाली होगी। तो सबसे पहले हमें यही बोला है कि जो मेटल जो है वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स को यूज़ करके क्या करेगा, लाइगेंड्स के फिल्ड ऑर्बिटल जो कि लोन पेयर वाले होते हैं उनके साथ हाइब्रिडाइज होगा, और हमें इक्विवेलेंट अमाउंट में, मतलब इक्वल नंबर में एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, ये जो sp-df है आपको पता ही है, ये जो जब ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे तो हमें ऐसा ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री, कैरेक्टरिस्टिक शेप, कैरेक्टरिस्टिक स्पिन कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा।
अब इसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, डी अंदर का है, sp3 बाहर के हैं, तो dsp2 अगर बने, dsp2 है ना, हाँ dsp2 अगर बने तो स्क्वायर प्लेनर होगा, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो इसमें दोनों ही चलेंगे, इनर आउटर। आप d2sp3 भी ले सकते हो और sp3d2 भी ले सकते हैं, ये सारे ऑक्टाहेड्रल कन्फिग्रेशन है। दैन उसके बाद जो डी ऑर्बिटल है उसे हम इनर भी यूज़ कर सकते हैं n-1d, या आउटर भी यूज़ कर सकते हैं nd वाला, ठीक है, n-1d या आउटर भी कर सकते हैं nd वाला। देन ये दोनों जब इंटरेक्ट कर देंगे, जो हमारा फील्ड विद द लोन पेयर, जो हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, लाइगेंड का ऑर्बिटल है, और जो मेटल का खाली ऑर्बिटल है, वो दोनों हाइब्रिडाइज होकर हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन देते हैं। हंट्स रूल को आप फॉलो करना, बट तोड़ सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं, सारी सम अप कर लो क्या क्या है। आपको बोला पॉस्टुलेट ये है, सेंट्रल एटम जो है अपने वैकेंट ऑर्बिटल को यूटिलाइज करेगा ताकि वो लाइगेंड्स के साथ क्या बना पाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाए। दूसरी बात, जो रिक्वायर्ड sp_d ऑर्बिटल होंगे मेटल के, वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे ताकि हमें इक्वलेंट अमाउंट में, जितने पहले थे 5 थे तो अब भी 5 मिले, पहले 3 थे तो अब भी 3 मिले, उतने हमें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री हमें नीचे दे रखी है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो 2 ज्योमेट्री बन सकती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल कब बनेगी, जब s बाहर का और p 3 बाहर के हों, और स्क्वायर प्लेनर तब बनेगी जब एक d इनर वाला हो, एक s और 2 p हो। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कन्फिग्रेशन दोनों टाइप की बन सकती है, s बाहर का, p बाहर का, d बाहर का, या d अंदर का, s बाहर का, p बाहर का। s बाहर का, p बाहर का, d बाहर का मतलब 4s 4p और 4d, और d अंदर का मतलब 3d, s बाहर का मतलब 4s, p बाहर का मतलब 4p। अब ये जो d ऑर्बिटल हैं जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल हैं, इनमें हम इनर d ऑर्बिटल भी ले सकते हैं जिन्हें हम n-1d बोलते हैं, और आउटर d ऑर्बिटल भी ले सकते हैं जिन्हें हम nd बोलते हैं। ये जो हर एक लाइगेंड का ऑर्बिटल होगा, इसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, और जो हमारे एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, वो लाइगेंड के फील्ड विद द लोन पेयर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं ताकि हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिले। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम हंट्स रूल को तोड़ सकते हैं अंडर दी एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। अब तुम सर का विश्वास मानना, जहाँ सर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बोलेंगे वहाँ मान के चलना, और मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको हर एक कंपाउंड को लेके कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कैसे बनेंगे, वीक लाइगेंड कैसे बनेंगे, क्या स्पिन कैरेक्टर होगा, ठीक है। और उन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और वीक लाइगेंड जो आपको बने हुए दिखेंगे, उनमें से आप कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओगे, क्या उनमें ज्योमेट्री रहेगी, क्या उसकी स्पिन रहेगी, क्या उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहेंगे जनरली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे सबसे पहले क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमने जनरली तब कहा है जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बेस पे 2 तरह के हम पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या अंदर वाले ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स और बाहर वाले ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स। तो हम लिख सकते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप समझ गए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में sp3d2 आएगा और यहाँ d2sp3 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, इनर ऑर्बिटल में d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सर थोड़ा समझाओ d2sp3 क्या है। जैसे आपने बोल दिया, आपका हो गया 3d 4s 4p। अब इनमें ऊपर लिख लेना तुम, जो भी आएगा 3d2 4s 4p3 ऐसी वाली होगी, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन होगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें क्या हो सकता है 4s होगा, 4p होगा, और d भी बाहर का होगा 4d। मतलब आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे किसको, अंदर वाले ऑर्बिटल को यूटिलाइज करेंगे, इनर d ऑर्बिटल को। इनर d ऑर्बिटल कौन सा होता है, ऑब्वियसली n-1d होता है, इसको हम यूज़ करेंगे, और वहाँ आउटर d ऑर्बिटल को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आउटर d ऑर्बिटल को, जो कि होता है दैट इज़ nd। अब एक सिंपल सी बात यह है कि कौन सा लो स्पिन होगा, कौन सा हाई स्पिन होगा, किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, किस में पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर देयर इज बहुत लेस नंबर में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लेना आप, है ना, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तब। तो हेयर देयर इज वेरी लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे बहुत कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और बच्चों इलेक्ट्रॉन ही स्पिन को डिफाइन करते हैं, जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा स्पिन होगी, ठीक है। तो हेयर देयर इज़ वेरी लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑल मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फोर्स टू पेयर अप। यहाँ पे हम फोर्स करते हैं कि वो पेयर अप हो जाए, फोर्स टू पेयर अप। अगर पेयर अप हो जाएंगे तो कोई खाली ही नहीं रहेगा, ठीक है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डायमैग्नेटिक होगा। पैरा भी हो सकता है, थोड़े बहुत हो गए तो स्लाइटली पैरामैग्नेटिक लिख देंगे। और ये होता है, इसमें बहुत कम होंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी लिख लेते हैं यहीं पे, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बहुत ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन ज़्यादा होगी। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये होते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो होंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतना आप लोग याद रखना। एग्जाम्पल कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यहाँ पे मैं जैसे ले लेता हूँ FeCN6 और यहाँ पे पानी वाला ले लेंगे कोई, यहाँ पे ले लेते हैं जैसे FeH2O6 ये दोनों हम ले सकते हैं। अब हम सबको समझेंगे कैसे होता है, बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली जैसी। अब हमारा काम बनता है कि हम लोग क्या करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। तो हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जितने हो सकते हैं पॉसिबल, नीट जेई में, बोर्ड्स में, उतने सारे मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो देखिए क्या है, जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 ठीक है। इस आयन की हम फॉर्मेशन देखना चाहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ FeCN6 आयन। अभी के लिए आप मान के रखना CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। मैंने बोला ना सर का विश्वास करो, CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अब अगर CN स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो कैसे बनाओगे, देखिए जी कैसे करते हैं। आपको पता है सेंट्रल मेटल लाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पहले। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। यहाँ पे निकालिए जरा कितनी होगी, आयरन का x मान लो +6 × sin8 की -1 और ऊपर चार्ज है -3, और x की वैल्यू कितनी है, -3 और -6 इधर आ गया, +6 तो +3 आ गई। मतलब आयरन को हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक ले जाएंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं आयरन की। 26 एटॉमिक नंबर होता है आयरन का शायद, कहाँ देख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट में देख लेते हैं। फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 27, 28, 29, 30, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी आती है 1s2 2s2, 20 तक तो याद रखा ही करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। ये कितनी हो गई, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 4s2। और अब कितने हो गए, 20 हो गए। देखो ऊपर गिनो, 1 2 3 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 6 18 और 2 20। 4s2 फिर ये आ जाएगा 3d6, है ना, 4s2 3d6। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, 4s है ns, अब 3d6 क्या है, n-1d है, ठीक है। क्योंकि 4 अगर n हुआ तो 4 - 1 मतलब n-1d क्या हुआ, 3 हुआ। मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख रहा हूँ, 4s खुल गया है तो 4p भी खुलेगा, और 4p में लिख देते हैं 0। यूटिलाइज तो कर ही सकते हैं ना, यही तो पॉस्टुलेट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर एक बार शेल खुल गया तो शेल खुल गया है 4 वाला, तो हम 4p को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट बनाऊँ तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो S वाला ये रहा, और D वाला थोड़ा यहाँ बना लेते हैं, ये ठीक है। S वाला बना लिया और D वाला बना लिया। ये वाला कौन सा है, 4s है, और सॉरी ये वाला है 4s, और ये है 3d। D में 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5, और 4p भी बना लेते हैं यहीं पे, है ना, ऐसे। ये हमारा 4p भी हो गया। अब ग्राउंड स्टेट देखें तो सबसे पहले हम क्या भरेंगे, 4s भरोगे 3d, D 5 होगा, पहले 4s भरा जाएगा। 4s में कितने, 2, 1 और 1 2। D में 6, हंड्स रूल फॉलो करो, पहले आधा आधा, 1 2 3 4 5, और यहीं पे 6 बोल दो, यहाँ पे भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी सबकी एनर्जी सेम है। बट हमें जाना कहाँ तक है, Fe3+ तक जाने, Fe3+। अब बच्चे यहीं गलती करते हैं, Fe3+ मतलब क्या करें, कहाँ से रिमूव करें, यहाँ से या वहाँ से। तो आप पहले पेड वाले को हटाए करो, यहाँ से 2 हटा देंगे और यहाँ से 1 हटाएंगे, इसका मतलब Fe3+ हो जाएगा। तो कन्फिग्रेशन देखिए क्या बनी,
ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है ना कौन सा है? ये 3D है, ये 4s है और वो 4p है। D देख लो, 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि बाहर वाला 4s ही होगा, चाहे वो पहले भर गया, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। तो अब ये खाली हो गया। अब ये 4 अनपेयर्ड ऐसे ही बना लो। अब आप ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एक यहाँ से, एक यहाँ से निकलेगा, ये मत लिख देना वहाँ, और 2 यहाँ से, ठीक है। पहले पेड वाले हटते हैं, अनपेड वाले नहीं, ठीक है। तो 2 आप यहाँ से हटाओ, एक यहाँ से हटाओ, तो कुल मिला के 3 का रिमूवल हो गया, इसलिए 3+ आया। क्लियर है इतनी बातें? कुल मिला के कितने का रिमूवल हो गया? Fe3+ है ना, कुल मिला के 3 का रिमूवल हो गया। तो अब यहाँ एक तो बचेगा भैया, कुल मिला के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 3 हटा दो के 5 बचेंगे, वो 5 ही रहे, 1 2 3 4 5, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, ये हो गया। अब अंडर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड CN, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड CN पे क्या होगा? हंस रूल को ब्रेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, हंस रूल को ब्रेक करेंगे और दे आर फोर्स टू पेयर अप। विच वन? अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दे आर फोर्स टू पेयर अप। जो अनपेड इलेक्ट्रॉन अब बच गए Fe3+ में, दे आर फोर्स टू पेयर अप। इनको फोर्स करा जाएगा कि तुम पेयरिंग करो भैया, CN लाइगेंड के लिए जगह बनाओ, ठीक है। इसे ही हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो क्या बोलेंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑन Fe3+ आर फोर्स टू पेयर अप। बस एक की में जान लगेगी, बाकी सारे फ्लो में चलेगा। समझ में आया ना? पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाली ग्राउंड स्टेट में, फिर 3+ में निकाली, तो 4s से 2, 3D से 1, पहले 4s से भेजेंगे। अब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड CN की प्रेजेंस में क्या होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑन Fe3+ आर फोर्स टू पेयर अप। मतलब भाई ये इससे पेयर कर जाएगा, ये इससे पेयर कर जाएगा, इसका कोई भाई नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब Fe3+ की कन्फिगरेशन क्या आई? Fe3+ की कन्फिगरेशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ये 2 ऐसी ही और ये 3 ऐसी ही। समझ में आ रहा है ना? 3D 4s 4p। अब ये दोनों पेयर करके ये रहे, ठीक है, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, ये दोनों भी पेयर करके ये रहे। अब एक ऐसी रहा, उसे ऐसे रहने दो, ठीक है। अब Fe3+ किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? Fe3+ इंटरेक्ट विद जो सेंट्रल एटम है, ये इंटरेक्ट करेगा किससे? 6Cn- आयन से, 6 Cn- लाइगेंड से इंटरेक्ट करेगा, पर उनके लिए जगह होनी चाहिए, 6 आने चाहिए। देखो आ रहे हैं, एक यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 4 5 6, बस हो गया। मैंने क्या बोला आपको? मैंने सिंपली ये बात बोली, अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट पढ़ो तो उन्होंने बोला था भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनेगा कि ये जो एम्प्टी हैं, ये तीनों क्या हैं? ये 6 के 6 क्या हैं? एम्प्टी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उन्होंने बोला था जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन ही तो हो गई है, पेडअप हो गए लाइगेंड की प्रेजेंस में, तो जो एम्प्टी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे किसके? मेटल आयन के, वो फुल्ड या फिल्ड Cn- या लाइगेंड के ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। तो मान लो एक Cn- यहाँ है, ये रहा, उसने इंटरेक्शन कर दिया इसके साथ, जो मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, ये रहा। फिर एक Cn- यहाँ आया, उसने यहाँ इंटरेक्शन कर लिया, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए ऐसे। फिर एक Cn- यहाँ आया, उसने भी यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। एक Cn- और आया, 6 है ना कुल मिला के, उसने भी यहाँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। एक Cn- और आया, ये माइनस है ना, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिए। एक Cn- और आया, उसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दिए। तो कुल मिला के ये क्या बना? ये आपका बना कुछ ऐसा। ये पूरी वही कन्फिग्रेशन बन गई जो मैं आपको बता रहा था। आयरन जो 3+ है, उसमें 6 Cn आ गई, ठीक है। 3+ है, ये 6- होगा तो ऊपर आ जाएगा 3-, ये चीज़ है। तो ये कन्फिग्रेशन बन गई। अब आप ये देख पा रहे हो, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी है। पहले तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, पहली बात तो ये है कि ये क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये पूरी लिखनी पड़ती है आपको ऐसा बोल देंगे फॉर द कंपाउंड दिस फॉर्म दी लाइगेंड कन्फिग्रेशन जो हमने बना दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, स्पिन बताओ और मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताओ। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। पहली बात तो इतनी क्लियर हुई। हाँ जी, क्या सर हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए? हाँ बच्चे, थोड़े बहुत तो याद होने ही चाहिए। अब आप ये देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसको हम N से डिनोट करेंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भैया एक ही है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है, ठीक है, एक है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका निकाल लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट n+2, वही डी ब्लॉक वाला, एफ ब्लॉक वाला नहीं, और यहाँ यूनिट लगती है बोहर मैग्नेटॉन। अब आप खुद ही देखिए, अंडर रूट n+2 बोहर मैग्नेटॉन डाला और एक इलेक्ट्रॉन है, एक 1+2 कर लेना, ठीक है, तो क्या होगा, अंडर रूट 1 और 1+2, तो ये आ गया √3 बोहर मैग्नेटॉन। √3 को आप स्टाइल में 1.732 भी लिख सकते हैं, बट ये पहचान है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है मतलब ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक है, ये सब आपको पता है। अब आप ये देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ध्यान से देखना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें पता चला कि ऑर्बिटल्स कौन से यूज़ हुए, ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल प्लस या Fe3+ इन्वॉल्व्ड। पहले ये देखेंगे ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, तो आप देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, क्या डी का यूज़ हो रहा है, हाँ हो रहा है, कौन सा वाला है, इनर या आउटर, आप देखो ना, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p, ये क्या है 3d है, तो डी वाला अंदर वाला, तो एक तो 3d हुआ, उसके कितने यूज़ हुए, 2 यूज़ हुए, साथ में क्या यूज़ हुआ, 4s का 1 यूज़ हुआ, ठीक है, साथ में 4p के 3 यूज़ हुए, ठीक है, तो d अंदर वाला है, यह है n-1d, यह है ns और वो है np, n-1d, ns और np। तो आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई आपकी कितनी, d का 1 मतलब d के दो यूज़ हुए, s का 1, p के 3, तो d2sp3 अंदर वाला यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें हो गई, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पता चला, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और भाई बहुत कम लोन पेयर है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हुआ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा हुआ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको ये भी पता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही आता है, तो ऐसे ये सारा करना होगा आपको, ठीक है, आई बात समझ में, ऐसा ये सारा आपको करना होगा। चलिए दूसरे उसमें मिलते हैं।